तो विश्लेषण की शुरुआत सबसे पहले सिलिकॉन सिटी से करते हैं, क्योंकि बेंगलुरु के लोग अपना बजट बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। साइबर सिटी में बारिश के बाद जो हालात बने हैं उसे देखते हुए लोगों को अब हर मौसम के लिए अलग वाहन खरीदना होगा, जैसे गर्मियों और सर्दियों के लिए कार और बारिश के लिए ट्रैक्टर, नाव या फिर बुलडोजर। ये मजाक की बात नहीं है। बेंगलुरु में पिछले 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। रविवार और सोमवार को यहाँ 13 से 18 सेंटीमीटर तक बारिश हुई थी। बेंगलुरु शहर इतनी बारिश का आदी नहीं है, इसलिए अब चारों ओर पानी ही पानी आपको नजर आएगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। आप सोचिए कि बेंगलुरु में दुनिया भर की आईटी कंपनियों के ऑफिस हैं। लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस शहर में काम करते हैं। इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये शहर हाईटेक सॉफ्टवेयर तो बना ही रहा है, लेकिन हाईटेक सिटी ये खुद नहीं बन पाया। बारिश की वजह से शहर में इतना पानी जमा है कि लोग ट्रैक्टर या नाव की सवारी कर रहे हैं। बारिश और वाटर लॉगिंग की वजह से लेट ऑफिस पहुंचने वाले लोगों पर एक मीम भी वायरल हो रहा है, और इस मीम में लिखा है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बेंगलुरु में, जहां दुनिया का इकलौता टेक हब है, और यहाँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ऑफिस तो 2 घंटे लेट पहुंचने के बाद एक ऐसा सॉफ्टवेयर उन्हें बनाना है, और वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसकी मदद से 10 मिनट में खाना मंगाया जा सकता है। ये मीम काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और इन्हीं तस्वीरों के साथ इस मीम ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए कि बेंगलुरु शहर का ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रही है, एक बड़ी चुनौती बेंगलुरु के लिए रही है, लेकिन बारिश में हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो जाते हैं। बेंगलुरु को सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है, और यहाँ पर 80 से ज्यादा झीलें हैं, लेकिन पहली बार बेंगलुरु ने सिटी ऑफ लेक तमगे को शब्दशः चरितार्थ किया है। यानी कि पहले बेंगलुरु के लोग घूमने के लिए झील तक जाते थे, अब झील उनके दरवाजे पर आ गई है। घर से निकलिए और झील आपके सामने है। अगर आपके पास नाव या ट्रैक्टर है तो ठीक है, नहीं तो बालकनी से हर गली झील का मजा लिया जा सकता है। ये वो तस्वीरें हैं जिसको अभी हम बेंगलुरु से जोड़कर बता रहे हैं कि झील के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बालकनी में भी आप अगर खड़े होते हैं तो इस झील का मजा ले सकते हैं। और ट्रैक्टर और नाव बेंगलुरु के शहर में उनके सड़कों पर आपको नजर आ जाएंगे। यानी देखिए कि अब तक जिस सिटी को आप ये मानते थे कि ट्रैफिक की चुनौतियों और भीड़ जो है दरअसल उस बड़ी बड़ी ऑफिस में, दफ्तर में जाने के लिए लगातार रहती थी, वहां पर ये भीड़ अभी भी है, लेकिन वो ट्रैक्टर की सवारी कर रही है, नाव की सवारी कर रही है। वैसे बेंगलुरु में बारिश के बाद स्थिति ये है कि महंगी गाड़ियां डूबी हुई हैं, सड़कें नहर बन चुकी हैं, क्योंकि उन पर गाड़ियां नहीं मोटर बोट चल रही है। लोग घर से बाहर आने के लिए नाव की मदद ले रहे हैं, और घर छोड़ने के लिए लोग शानदार कार की नहीं, खेतों की शान यानी कि ट्रैक्टर की सवारी कर रहे हैं। यानी ट्रैक्टर अब खेतों से निकलकर बेंगलुरु की शहर में सड़कों पर लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोगों को दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है। अब हम आपको बेंगलुरु की 5 तस्वीरें दिखाते हैं, और इन तस्वीरों में आपको डूबा हुआ बेंगलुरु शहर भी नजर आ जाएगा। आपको कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। आपने नदियों में बोट राइड की होगी, जिनके खेत खलियान हैं उन्होंने ट्रैक्टर राइड भी की होगी, लेकिन बारिश के बाद बेंगलुरु शहर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां लोग सड़कों पर बोट राइड, ट्रैक्टर राइड और जेसीबी राइड का मज़ा ले रहे हैं। यानी ये तस्वीरें उसी की बानगी पेश कर रही है कि सड़कों पर लोग ट्रैक्टर के ज़रिए ऑफिस पहुंच रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, ट्रैक्टर के ज़रिए के अलावा नहरों को, नालों को पार करने के लिए भी जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बेंगलुरु का एक रिहायशी इलाका है जो तस्वीर अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर सड़क पर इतना पानी है कि लोग बोट में बैठकर घर से निकल रहे हैं, और रेस्क्यू टीम वाटर लॉगिंग से बचने के लिए लोगों को बोट के जरिए वहाँ से निकाल भी रही है। ये रेस्क्यू टीम को आप देख सकते हैं, सड़कों पर ये स्थिति है जहाँ पे उनके नाव चल रहे हैं, लोगों को घर से निकाला जा रहा है और पानी उनके घरों तक घुस चुका है। और ये स्थिति ऐसे वक्त पर है जब बेंगलुरु के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वो सिटी इतनी एडवांस है कि वहाँ के सॉफ्टवेयर दरअसल देश ही नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा वहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, और वहाँ की डिमांड है। वैसे पानी इतना है कि रेस्क्यू टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और दिक्कत ये है कि सड़क पर कहाँ गड्ढा है, कहाँ मेन होल है, ये नहीं पता है, इसलिए बोट की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। अब जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर भी अपने आप में कई कहानी बयां करती है।
ये बेंगलुरु के एक पॉश इलाके की तस्वीर है और यहाँ के बड़े बड़े घरों में महंगी महंगी कारें जो है वो डूबी हुई आपको नजर आएंगी। और बारिश के पानी से बचने के लिए लोग अब यहाँ पे भी ट्रैक्टर राइड ले रहे हैं। पिछले 2 दिन से बेंगलुरु की सड़कों पर कार नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली ही नजर आ रहे हैं और ऑफिस जाने के लिए भी लोगों ने कार पुल नहीं किया है, ट्रैक्टर पुल कर रहे हैं। यानी वो तस्वीरें आपको हैरान कर सकती है कि आप ये बेंगलुरु से देख रहे हैं कि लोग अब तक दफ्तर जाने के लिए अब तक कार पुल करते थे ताकि ट्रैफिक से या फिर उस चुनौती से जिसमें आपको फ्यूल कंजम्पशन की चुनौती सामने आती थी उससे निपटना हो, तो ऐसे कंडीशन पर एक दूसरे के साथ गाड़ी साझा करके जाते थे। लेकिन आज बेंगलुरु की स्थिति ऐसी है कि एक ट्रैक्टर पर ही लोग अब दफ्तर पहुंच रहे हैं, यानी पूल सर्विस ट्रैक्टर पर लागू है। और गाड़ियों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बेसमेंट में अगर गाड़ी खड़ी थी तो वो या तो पूरी तरीके से डूब चुकी है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब पानी उतरे तो फिर शायद गाड़ियों का हाल उनको पता चल पाए। तो देखिए दफ्तर पहुंचते लोग आपको नज़र आ रहे होंगे और ट्रैक्टर की सवारी करके ये अपने अपने दफ्तर पहुंचे हैं। वैसे बोट और ट्रैक्टर ही नहीं, बेंगलुरु के लोगों का नया वाहन जेसीबी भी बन गया है। यानी अभी तक आपने जेसीबी से खुदाई देखी होगी, अब ज़रा जेसीबी की सवारी भी देख लीजिए। यानी जेसीबी से आपने खुदाई होते हुए तो कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीर बहुत अलग सी कहानी बयां कर रही है जिसमें नहर पार करने के लिए भी जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है। और बारिश के बाद बेंगलुरु में नहरें पुल के ऊपर से गुजर रही हैं। पुल पार करने के लिए जेसीबी लगाई गई है और जेसीबी के पंजे पर बैठकर लोग अब पुल पार कर रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि पुल के ऊपर से पानी का बहाव कितना तेज़ है। जेसीबी वाले ने भी खुद के फेसबुक स्टेटस पर फीलिंग ब्लेस्ड लिखा होगा क्योंकि आज उसने लोगों की बहुत मदद की है। वैसे बोट, ट्रैक्टर और जेसीबी राइड की नौबत क्यों आई, इसकी एक तस्वीर भी आपको आज ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो बेंगलुरु के हालात हैं, इन तस्वीरों के पीछे जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। और ये तस्वीर फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं एक पॉश सोसाइटी की है और यहाँ के बेसमेंट में पहले पार्किंग हुआ करती थी। नॉर्मली यही होता है, बेसमेंट में गाड़ियाँ लगती हैं, ये भी पार्किंग थी, यहाँ पर लोग अपनी कारें खड़ी करते थे। लेकिन अब ये बेसमेंट सोसाइटी का नया स्विमिंग पूल बन चुका है। यहाँ इतना पानी है कि छोटी कारें आपको नज़र नहीं आएंगी और ऊंची कारों की केवल छत ही आपको नज़र आएंगी। ये स्थिति हो चुकी है वहाँ पर बेसमेंट की, जहाँ पे लोग गाड़ियों को पार्क करते थे। यानी बेंगलुरु में जितनी बारिश हुई है वहाँ कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो डूबी ना हो। बेंगलुरु में ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ की सारी झीलें शहर घूमने निकली हूँ और झील और शहर में अब फ़र्क बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। ज़्यादातर सड़कों पर घुटने भर पानी जमा हो गया है और सड़क पर पानी की लहरें ऐसे उठ रही हैं जैसे समंदर की लहरें। बेंगलुरु की जिस तेज़ी से अभी हमने डेवलपमेंट देखा है, यानी बेंगलुरु जिस तेज़ी से बसा है, उस तेज़ी से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अभी तक सुधर नहीं पाया। यानी उसमें वो सुधार हो ही नहीं पाया जिस तेज़ी से बेंगलुरु को हमने बदलते हुए देखा। ये एक बड़ी वजह है कि बेंगलुरु इस बारिश में ये बेहाल सी स्थिति झेलने को मजबूर है। लोग अभी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, झीलों में तब्दील हो चुकी है और बेंगलुरु की ऐसी स्थिति के कुछ बड़े कारण भी हैं जिसके बारे में आज आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमने कहा ना कि इसके पीछे भी कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ये जिम्मेदार कौन है इसको ज़रा आप खुद समझिए, क्योंकि बेंगलुरु में बारिश का पानी जमा करने में यहाँ की झीलों का बहुत बड़ा हाथ है। ये झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब झीलों का आपसी कनेक्शन टूट चुका है। यानी ये पहले की स्थिति थी जब झीलों के शहर में झील आपस में कनेक्टेड थी, लेकिन अब ये कनेक्शन टूट चुका है और बारिश का पानी सोखने वाले मैदानों और झीलों का अब अतिक्रमण कर लिया गया है। यानी इंक्रोचमेंट एक सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से बेंगलुरु बाढ़ में तब्दील हो चुका है। बाढ़ की परेशानी जैसा एक ऐसी तस्वीरों को देखते हुए लोग बेहाल हैं, जिसमें ट्रैक्टर की सवारी कर रहे हैं, वहां पर जेसीबी से जा रहे हैं और दफ्तर पहुंचने में घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुस चुका है और इस तरह से शहर की झीलें लगातार कम होती गई क्योंकि इंक्रोचमेंट बढ़ता गया। वर्ष 1961 तक शहर में 261 झीलें थी, जिनकी संख्या अब केवल 85 है और झीलों के करीब 184 एकड़ क्षेत्र अब कोई न कोई वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है। यानी वो खत्म हो चुकी है, वो झीलें खत्म हो चुकी है। आसपास के जो इलाके थे झीलों के, वहां पे अब कंस्ट्रक्शन हो चुका है। शहर में कंक्रीट वाले इलाके बढ़ गए हैं और मिट्टी वाले
खाली जमीनें कम हो गई हैं। वर्ष 2017 तक बेंगलुरु शहर के 78% इलाके कंक्रीट के जंगल थे, लेकिन 2020 आते आते शहर के 90% से ज्यादा इलाकों में नई इमारतें बन गई है। इनमें से ड्रेनेज सिस्टम में सुधार को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। यानी शहर को बसाया तो जा रहा था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1973 तक बेंगलुरु का 68% इलाका वन क्षेत्र था, यानी जंगल था, लेकिन वर्ष 2020 आते आते शहर के केवल 3% इलाके में ही हरियाली बची है। मतलब यह है कि बेंगलुरु शहर का जल निकासी नेटवर्क इतना खराब हो गया कि 2 दिन की बारिश भी ये नहीं झेल पाया। हम आपको बेंगलुरु में ड्रेनेज सिस्टम के हालात और उसके पीछे की वजह के बारे में और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेंगलुरु शहर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, ताकि आप वहां के हालात को और करीब से समझ भी पाएं। जेसीबी जो कि बीबीएमपी की है, वो जा रही है अंदर में जगहों को साफ करने के लिए, और एक तरफ जो लोग हैं इसके अंदर में वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने में जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, दरअसल ये बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां हैं, और इसके साथ ही इसके अंदर में कई ऐसे रिहायशी मकान भी हैं। इस वक्त ये पूरा इलाका जो है पानी से लबालब भरा हुआ है, और एक तरह से ये कहा जाए कि ये पूरा इलाका बेंगलुरु से कट गया है। अगर किसी व्यक्ति को इस जगह से अगर मेनलैंड की तरफ, अगर बेंगलुरु शहर की तरफ जाना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, और वो है ट्रैक्टर। यानी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तभी आप बाहर निकल सकते हैं। आप देखिए वहां पे कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है। ये सभी वो लोग हैं जिन लोगों को या तो अभी यहाँ पर से निकलना है, या वो अभी बाहर से अंदर आए हैं। नहीं ये देखो, ये गया नहीं, ये देखो ये गया नया गया। मत करो भाई, आप उसको पूछा ना ड्राइवर को, दिस लेन इज बेटर नो, दिस लेन। हम गांव वाले 2 दिन से करंट नहीं, पीने का पानी नहीं, इसीलिए बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी बोलता है। इधर वो हम लोगों को गांव वाले आइलैंड में जीवन करता है ना, ऐसा आदमी हो गया ना। इतनी बारिश हम सिर्फ टीवीज में देखते थे, सुनते थे कि फ्लडिंग ऐसी होती है, फ्लडिंग वैसी होती है, बट ये पहली बार अपनी आंखों से हमने देखा है कि फ्लडिंग एक्चुअली होती क्या है। आप ये देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियां, ये बच्चों के लिए हमने मैदान बनाया था सोसाइटी में, बट आज ये इस फ्लडिंग की वजह से इसका इस्तेमाल हो रहा है गाड़ियां पार्क करने में। Well, it's mostly who are suffering are the employees, because once they left the home, they're neither able to go back, neither enter. Okay, and this situation has been happening not from 1 or 2 years; it's been happening from the past 10 years. Situation is very bad. Also, we are not getting any daily services like Swiggy, Zomato, or our housemate is not able to come. Also, I have heard that drinking water supply will also be affected for 2 days. So it's a huge tension kind of a situation for us. We both were not able to go to our office today. यहाँ पे हर जगह पे पानी है, और पानी जो आ रहा है इस अपार्टमेंट और विप्रो की तरफ से आ रहा है, और उस कारण से हमारे को पावर और पानी की दिक्कत हो रही है। और बीबीएमपी की तरफ से अभी तक हमारे को कोई जवाब मिला नहीं है, और
गवर्नमेंट की तरफ से हमने फायर ब्रिगेड वगैरह को इंटीमेट किया था। उन्होंने बोला कि अभी दूसरे अपार्टमेंट में ज़्यादा ज़रूरत है, तो अभी इस अपार्टमेंट पे वो नहीं आ सकते। ओके सर, आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई कमी है जो इस तरह की चीज़ें हुई, क्योंकि बैंगलोर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया लोग कहते हैं? हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे जितना भी है पूरा स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम, जो एग्जिट पाथ है वो सारा ब्लॉक्ड है। तो बेसिकली जो पूरे कनेक्टेड लेक सिस्टम है उसका जो एग्जिट इन्होंने प्रॉपर प्लान नहीं किया, इसलिए वाटर एग्जिट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए सारा जो लो लाइंग एरिया है वो फ्लडेड हो गया है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको इम्प्रूव करने का एक प्रॉपर प्लानिंग से, साइंटिफिक प्लानिंग अगर होगी तो पानी अगर नहीं रुकेगा, प्लस उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये सब ठीक हो सकता है। साइंटिफिक प्लानिंग इज द नीड ऑफ आवर। वर्किंग क्लास लोग रहते हैं यहाँ पर, कितनी मुश्किलें, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है आपको, और ख़ास करके बच्चे और क्या कहते हैं औरतों को ध्यान में रखते हैं? कल तो पूरा हम लोग मतलब ऑफिस का जाने का नाम ही नहीं है। वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन डीजी काम नहीं कर रहा था क्योंकि पूरा पानी भर गया है। तो हम लोग कल मतलब ऑफिस में सिर्फ बोला कि हम काम नहीं कर सकते हैं, इतना परेशान में थे। कल पूरा दिन किसी ने काम नहीं किया है। सरजापुर रोड पर ये रेनबो ड्राइव बेहद पॉश अपार्टमेंट इस लोकेलिटी है ये, इसके माना जाता है, और इस पूरी लोकेलिटी के अंदर में कुल 432 फ्लैट है। अब तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रहने वालों की संख्या कितनी है। जिन लोगों के लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हुआ वो रातों रात यहाँ जगह को छोड़ करके भागे, और सुबह से लगभग 50 से 60 आदमी जिनको कि काम पे जाना था उन्हें बाहर निकाला गया। और वैसे लोग जो यहाँ पर से जल्द निकल जाना चाहते हैं क्योंकि अंदर में रहने की स्थिति बेहतर नहीं है, वो लोग यहाँ से बाहर किए गए हैं। बारिश की इस आफत में हम बेंगलुरु शहर में जहाँ जहाँ घूमे, हमें लोगों ने बताया कि राज कालवे के ऊपर इंक्रोचमेंट है। दरअसल हम आपको बताते हैं राज कालवे है क्या। ये है राज कालवे यानी सरकारी नाला। ये यमलुरु इलाका यहाँ से शुरू हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि इस नाले की चौड़ाई शुरुआत में कितनी ज़्यादा है। ये शुरुआत लगभग 30 फीट के आसपास की है, लेकिन जैसे जैसे ये नाला आगे की तरफ बढ़ता है ये संकीर्ण होता चला जाता है। आगे जहाँ पर आपको टूटी हुई दीवार नजर आ रही है, वहाँ इसकी चौड़ाई शायद बामुश्किल 20 मीटर के आसपास होगी, और उसके आगे और भी कम। दरअसल यही वो वजह है जिसके कारण पूरा बेंगलुरु शहर आज पानी पानी है। अपनी जान बचा के भाग रहे हैं बस। बाकी लोग हैं वहाँ पर? कई लोग हैं जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, जिनके घर में अभी पानी नहीं आया, बट उनको भी सजेस्ट करा आप सब लोग आज निकल जाओ, क्योंकि हमें कोई गारंटी नहीं है पानी की कि नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है। अभी तो ऊपर आता जा रहा है। 14 फीट पानी भर गया है, पूरा ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है। हालत खराब है, कम से कम 30-40 घर डूबे हुए हैं। कर्नाटका, especially Bangalore, has received unprecedented heavy rain. For last 90 years, such rain has not come. All the tanks are full and they are overflowing. Some tanks are breached. And there is continuous rain. Even today it is raining. Every day it is raining. We are expecting heavy rain for the next 2 to 3 days in Bangalore city. So, and we have issued yellow alert for that. For coastal Karnataka, we have issued isolated heavy to very heavy warning for today, and isolated heavy to very heavy with isolated extremely heavy for tomorrow, followed by isolated very heavy for the next 2 days, and isolated heavy for the 5th day. आपको इस सच्चाई को आज मानना होगा कि बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करने की होड़ में जिस तरह से हमने जंगलों को खत्म कर दिया है, वो सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन के लिए एक बड़े कारक के तौर पर है। और इतना ही नहीं, हमने इस विकास मॉडल को ऐसे तैयार किया जिसके लिए हमने दूसरा ढांचा लगातार कमजोर किया, वो था इस डेवलपमेंट के नाम पर उस ड्रेनेज सिस्टम को भी मजबूत करना। और ये भी इसकी जवाबदेही तय करती है, यानी प्रकृति के साथ खिलवाड़, और दूसरा
विकास को हमने दरअसल कपड़े से बांधकर दूसरे चश्मे से देखना शुरू किया, जिसमें यह नजर नहीं आ पाया कि विकास कितनी हद तक आगे जा रहा है और सीधे तौर पर क्या हमने भविष्य को लेकर इसकी तैयारी मजबूत की है। हम आपको वर्ष 1999, वर्ष 2002, वर्ष 2006, वर्ष 2010 और वर्ष 2015 का एक डेटा दिखाते हैं। ये बेंगलुरु का मैप है और इसमें जो लाल वाला हिस्सा है वो कंक्रीट के ढांचे हैं और हरा वाला हिस्सा वन क्षेत्र है, यानी वो हिस्सा जहां पे जंगल था। अब आप खुद देख सकते हैं कि वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2015 आते आते शहर का ग्रीन एरिया कम होता चला गया, यानी जो वन क्षेत्र बेंगलुरु में बहुत था वो धीरे धीरे बिल्कुल गायब सा हो गया। और ये बेतरतीब कंस्ट्रक्शन बेंगलुरु के डूबने की बड़ी वजह है। बारिश का पानी सोखने में ग्रीन एरिया काफी मदद करता है, जमीन पानी सोख लेती है, लेकिन कंक्रीट के निर्माण ऐसा नहीं कर पाते। वैसे देखा जाए तो बेंगलुरु की परेशानी यहां की इमारतें नहीं है, बल्कि ड्रेनेज सिस्टम में सुधार का ना होना ये एक बड़ी जवाबदेही को तय करता है। नई इमारतें बनती गई लेकिन शहर के ड्रेनेज सिस्टम में बदलाव नहीं किया गया, उल्टा ये कम होता चला गया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बेंगलुरु का ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप बखूबी से समझ पाएंगे कि हम क्यों बार बार फोकस कर रहे हैं कि विकास के साथ साथ हमने ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और आज ऐसी चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु में लगभग 850 किलोमीटर लंबा ड्रेनेज सिस्टम है और इसमें 3 तरह की नालियों का नेटवर्क है। इसमें घरों के पास छोटी नालियां हैं। ये छोटी नालियां इलाके के बड़े नालों में मिलती हैं और ये मुख्य नाले शहर की अलग अलग झीलों से जुड़े हुए थे, यानी पहले जब झील हुआ करती थी तब ये मुख्य नालों से जुड़े हुए थे और शहर की ये सभी झीलें भी आपस में जुड़ी हुई थी। इसलिए नालों के जरिए बारिश का पानी झील में जाता था और एक झील के जरिए सारी झीलों में बट जाता था। इसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनती थी। लेकिन जब से झीलों का अतिक्रमण हो गया और नालियों का नेटवर्क कम होता गया, तब से शहर का ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया और यही वजह है कि बारिश का पानी सड़कों और गलियों में नजर आने लगा। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ने लगा। सड़कों पर अब दरअसल आपने नाव देख लिए, ट्रैक्टर देख लिए और इस पर अब लोग चुनौतीपूर्ण स्थिति में अब अपने दफ्तर भी पहुंचने को मजबूर है, घरों में रहने को मजबूर है। वर्ष 2021 में आई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक वृषभागवावती इलाके में वर्ष 1990 में 226 किलोमीटर लंबी नालियों का एक नेटवर्क था, जो वर्ष 2017 तक सिकुड़कर 110 किलोमीटर ही बचा और शहर के सभी नालों की साफ सफाई का काम भी अधूरा ही किया जाता रहा। वर्ष 2020 में बेंगलुरु की नगर पालिका, जिसे BBMP कहा जाता है, उसने केवल 377 किलोमीटर नालियों की सफाई का ठेका दिया, जबकि पूरे शहर में 850 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नालियां हैं, यानी आधे से भी कम नालों की सफाई करवाई गई थी। और वर्ष 2022 में BBMP ने केवल 440 किलोमीटर नालियों की सफाई का ठेका दिया था, यानी कि इस साल भी करीब 50% ही नालों की सफाई करवाई गई। आज अगर बारिश की वजह से बेंगलुरु में हर ओर पानी है तो उसके पीछे सरकारी व्यवस्था की गलती है। शहर में लोग बढ़ते गए, नौकरी करने आए लोगों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन ड्रेनेज नेटवर्क बढ़ने के बजाय कम होता गया। इसके सुधार को लेकर कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए और ये हाल केवल बेंगलुरु का नहीं है, देश के ज्यादातर बड़े शहरों में, यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी मॉनसून में यही हाल हो जाता है और इस समस्या को लेकर गंभीरता से कभी काम नहीं होता। शहर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, नेटवर्क को तैयार करने को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं किए जाते और उसकी कमी ही आम नागरिकों को परेशानी के तौर पर उठानी पड़ती है। जनता देश की इस सालाना समस्या से हर साल जूझने को मजबूर है और हर साल जूझती है और इसलिए हमने कहा ना कि विकास की रफ्तार के साथ साथ हमें प्रकृति का भी ख्याल रखना होगा और साथ ही साथ भविष्य को ध्यान में रखकर सिस्टम को भी मजबूत करना होगा।